अदर मुंबई के बड़े कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार भी करता था जिसका नाम था गरिमा। गरिमा बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत तेज़ और शातिर दिमाग और बहुत चुलबुली लड़की थी। हाँ, लेकिन अदर बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे और साथ में शिवम, जो अदर का दोस्त था, वो बैठा था। वहीं दूसरे टेबल पर बैठी लड़की कब से अदर को देखे जा रही थी और कुछ समय बाद अपने दोस्त को बोली कि यार देख ना कितना स्मार्ट है। ये बात गरिमा के कान तक पहुंच जाती है और गरिमा अपनी टेबल से उठकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा अदर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी आते जाते उस पर नज़र डालेगा। वहाँ शिवम और अदर भी आकर गरिमा को रोकते हैं और शिवम कहता है कि मेरी माँ बस कर, इतना ही है तो इसे घर पर रख या फिर बुर्का पहनाकर घुमा। उस वक्त गरिमा बहुत गुस्से में होती है और शिवम को डांट कर कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो तू भी पिटेगा अभी। शिवम चुप हो जाता है। तभी गरिमा की नज़र वहाँ खड़े अदर पर जाती है, जो वहाँ खड़े मुस्कुरा रहा था। गरिमा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अदर, बस तेरी इसी अदा से मुझे प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह है तू, हर पल नाक पे गुस्सा और बिल्कुल शैतानी दिमाग। गरिमा, यह तारीफ कर रहा है या ताने मार रहा है? अदर, नहीं मेरी जान, सच बोल रहा हूँ। गरिमा यह सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी रोहित दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि गरिमा दी, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। यह सुनकर गरिमा समझ जाती है कि उन लड़कियों ने उसकी शिकायत कर दी है। अदर मुस्कुराकर कहता है कि जाओ, मेरे ससुर जी बुला रहे हैं। गरिमा, शट अप, बी सीरियस यार। अदर, क्या गलत बोला? पापा नहीं है क्या वो तुम्हारे? गरिमा उसका चेहरा देखती है और कहती है कि चल मैं आती हूँ। तभी शिवम ताने मारते हुए कहता है कि हाँ जाओ और शेरनी बनो। गरिमा उसे घूर कर देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गरिमा के पिता यानी कि गोविंद मिश्रा वो अदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अदर बहुत मस्तीखोर होता है और गोविंद को लगता था कि उनकी इकलौती बेटी का भविष्य अदर के कारण खराब हो जाएगा। गरिमा को बुलाकर वो बहुत डांटते हैं, लेकिन वो गरिमा से बहुत प्यार भी करते हैं, इसलिए वो उसको माफ़ कर देते हैं। और गरिमा भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि गरिमा की माँ नहीं थी और वो गरिमा को माँ का भी प्यार देते हैं। गोविंद गरिमा को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अदर से दूर रहो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। गरिमा, पापा वो ख़राब इंसान नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा सोचते हो उसके बारे में। गोविंद, बस अब यहाँ से जाओ, ये हमारा घर नहीं है, समझ में आई? फिर गरिमा शांत हो जाती है और क्लास में चली जाती है, जहाँ अदर उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरे कॉलेज को पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गरिमा उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अदर के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अदर को कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती थीं, इसलिए गोविंद बहुत सारी लड़कियों को अदर से दोस्ती करने के लिए भेजते थे, ताकि उनकी बेटी का पीछा अदर छोड़ दे। लेकिन अदर उनसे दोस्ती तक नहीं करता था, क्योंकि उससे गरिमा के अलावा कोई और दिखती ही नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह गरिमा कॉलेज आती है और अदर को ढूंढती है, लेकिन अदर कॉलेज नहीं आया था। फिर गरिमा शिवम से जाकर पूछती है, तो वो कहता है कि मुझे भी उसके चौकीदार ने बताया कि अदर कहीं गाँव गया है, लेकिन क्यों गया है यह मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर गरिमा उदास हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे बिना बताए घर कैसे जा सकता है। गरिमा अदर के घर जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन अदर ने उसे कभी अपने परिवार से नहीं मिलवाया था और ना ही कभी गरिमा को अपने घर ले गया था। गरिमा को तो ये भी नहीं पता था कि उसके परिवार में कौन कौन है, और सिर्फ गरिमा को ही नहीं, पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता था अदर के परिवार के बारे में। बस अदर के अच्छे रहन सहन से पता चलता था कि अदर वे एक अच्छे और अमीर परिवार से है। अदर को गए हुए कुछ 2 महीने बीत गए थे। अदर 2 महीने बाद अपने शहर मुंबई अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो नीचे के कमरे में रह रहे अपने दादा दादी से सबसे पहले जाकर मिलता है और उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर की ओर गरिमा से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा हम भी यहीं रहते हैं, ज़रा हमसे भी मिल लिया करो। ये सुनकर अदर पीछे मुड़ता है और आकर पैर छूता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा माँ, मैं ज़रा जल्दी में था इसलिए आपको देखा नहीं। अदर की माँ का नाम सागरिका था
और पिता का नाम अरविंद गोयल था। उसकी एक बहन थी जो उसी की उम्र की थी और उसका नाम पायल था। और कार्तिक घर का सबसे बड़ा बेटा था जो उम्र में पायल और अदर्भ से बड़ा था। माँ को प्रणाम करने के बाद वो वापस बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी माँ फिर से बोलती हैं कि तुम्हारे भाई कार्तिक की शादी हो गई है, क्या तुम उससे मिलकर उसको बधाई नहीं दोगे? अधर पीछे मुड़ता है और बहुत खुशी से पूछता है कि कब शादी हुई और भाई हैं किधर? तब सागरिका ऊपर की ओर इशारा करती है और कहती है, जाओ मिल लो। उसके बाद अधर ऊपर जाता है और कार्तिक के कमरे तक पहुंचता है और नॉक करता है। उसके बाद कार्तिक दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अरे, तू वापस आ गया। अधर, जी भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, शादी की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक, थैंक यू। उसके बाद अधर वापस जाने लगता है तो कार्तिक कहता है कि भाभी से तो मिलता जा। फिर अधर वापस कमरे की ओर देखता है और वो शौक हो जाता है क्योंकि कार्तिक की बीवी के रूप में वो गर्मा को अपने सामने देखता है और उसे वहाँ देखकर वो अचंभित रह जाता है। गरिमा भी उसकी तरफ देखती है और उसी की तरफ देखती रहती है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। फिर कार्तिक पूछता है कि कैसी लगी भाभी? तब जाकर दोनों का ध्यान टूटता है और गरिमा अपना सर नीचे कर लेती है। फिर अधर्व कहता है, अधर्व, बहुत अच्छी। उसी समय गरिमा को पता चलता है कि अधर्व कार्तिक का छोटा भाई और इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन अरविंद गोयल का बेटा है। अधर्व गरिमा को वहाँ देखकर बिल्कुल टूट सा जाता है और वहाँ से चला जाता है। गरिमा उसे रोकना चाहती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अधर्व अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो रोड पर अकेले ही घूम रहा था। तभी एक औरत जिनकी उम्र कुछ 55 साल की होगी, वो अधर्व के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास? अधर्व उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अम्मा, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? वो औरत अधर्व की आंखों में देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारा भी कोई नहीं है? यह सुनकर अधर्व की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि नहीं। तभी उस औरत के बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। अधर्व देखता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर अधर्व इधर उधर देखता है तो वहाँ एक छोटा सा ढाबा दिखता है। अधर्व वहाँ से खाना लेकर आता है और उस औरत के बच्चों को आकर देता है और कहता है कि इतने छोटे बच्चे आपके हैं क्या? वो औरत मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है और इन बच्चों को इनके माँ बाप ने, इसलिए हम लोग अब एक परिवार बन गए हैं। यह सुनकर अधर्व के मन में उस औरत के लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं भी इन बच्चों की तरह से ही हूँ। ये बात सुनकर वो औरत पूछती है कि मतलब? फिर अधर्व भावुक हो जाता है और सारी बातें कहने लगता है कि मेरे पिता ने 2 शादी की थी, एक अपने माता पिता की मर्ज़ी से और एक मेरी माँ से अपनी मर्ज़ी से। दोनों को अलग अलग रखते थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। फिर मेरी माँ एक एक्सीडेंट में नहीं रहीं और पापा को मजबूरी में मुझे सागरिका माँ के पास ले जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने सारी बातें जानने के बाद मुझे अपनाने से मना कर दिया। तभी कार्तिक भाई ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ रखने की जिद की और तब से भाई और दादी दादू के अलावा मेरा कोई नहीं है। यह सारी बातें बताते बताते अदर्व देखता है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन अदर्व को घर जाने का मन नहीं कर रहा था। तभी वो औरत अदर्व का हाथ पकड़ती है और नीचे बैठने का इशारा करती है। अदर्व भी उस औरत के साथ बैठ जाता है। फिर वो औरत को अदर्व बहुत मासूम लगता है और वो अदर्व को बहुत अपनापन देती है और अपनी गोद में अदर्व का सिर रखकर उसके बालों को सहलाने लगती है। अदर्व को वहाँ अच्छा लग रहा था और उसे भी वो औरत बहुत अच्छी लगी। उसी समय वहाँ से कार में बैठी एक लड़की जा रही थी जिसका नाम बानी कपूर था। वो उस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी एक गरीब औरत की गोद में अपना सर रखे लड़के पर जाती है जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। उसका दिल अदर्व पर आ जाता है और वो कार रुकवाती है और नीचे उतरकर अदर्व के पास जाती है और उस औरत से कहती है कि अम्मा, मैं एक वृद्धा आश्रम चलाती हूँ, क्या आप वहाँ रहना चाहोगी? यह सुनकर अदर्व खड़ा होता है और कहता है कि हाँ अम्मा, यह सही रहेगा, आप जाओ, मैं भी मिलने आया करूँगा वहाँ, और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तब मैं आपको अपने साथ रख लूँगा और आप मेरी माँ जैसे मेरा ख्याल रखना।
अदर की बातों से वो औरत मुस्कुराती है, लेकिन फिर उदास हो जाती है और कहती है कि लेकिन ये बच्चे, अदर, इन्हें मैं एक जान पहचान का अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा और मिलने भी जाया करूंगा। बस आप जाओ और अच्छे से रहो। ये सुनकर वो औरत मान जाती है और बानी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बानी, एक्सक्यूज़ मी, अदर, क्या आप मुझसे बोल रही हैं? बानी, जी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर इन्हें कभी आपसे मिलना हो तो आपका नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अदर अपना नंबर बानी को दे देता है और बानी एक अच्छी लड़की है, यह सोचकर वो अम्मा को उसके साथ जाने को कहता है और फिर खुद वहाँ से चला जाता है। फिर बानी उस औरत को अपने साथ वृद्धा आश्रम लेकर जाती है और उनका रहने का पूरा इंतजाम कर देती है। बानी पूछती है कि आपका नाम क्या है? वो कहती है कि अब वो नाम के कोई मायने ही नहीं रहे, लेकिन अभी मुझे एक बेटा मिला है जिसने मुझे अम्मा कहा है, तो मेरा नाम ही अम्मा है आज से। यह सुनकर बानी मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा, अभी मैं जाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्पर से कहना मुझे फ़ोन कर देंगे। अम्मा, ठीक है बेटा। उधर अधर्व घर जाता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पायल आ जाती है और अधर्व को ताने मारते हुए कहती है कि आ गए नवाब साहब, खिदमत में जुट जाइए सब। अधर्व उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी आवाज़ आती है, अधर्व, अधर्व। अपना नाम सुनकर पीछे देखता है तो देखता है कि कार्तिक अपने कमरे की तरफ बुला रहा है। अधर्व वहाँ जाता है तो कार्तिक कहता है कि माफ़ करना भाई, मैं शादी में तो तुझे शामिल नहीं कर पाया। तू तो जानता है ना माँ को। अधर्व, भाई आप खुश हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर कार्तिक मुस्कुराता है और कहता है, जा आराम कर। वहीं कमरे में बैठी गरिमा सब सुन रही थी। उसने देखा कि अधर्व जा चुका है। तभी वो कार्तिक से बोली कि ये आपका छोटा भाई हमारी शादी में क्यों नहीं आया था? कार्तिक, वो पापा अपनी कंपनी का एक ब्रांच झारखंड के एक छोटे से गांव में खोल रहे हैं, इसीलिए अधर्व को उस गांव में 2 महीने रहना पड़ा और उससे बात भी नहीं हो पाती थी और हमारी शादी भी उसी बीच में हो गई, इसीलिए वो शादी में आ भी नहीं पाया। गरिमा, लेकिन कार्तिक, अब मैं थक गया हूँ और मुझे सोना है, लाइट बंद कर दो प्लीज़। ये कहकर कार्तिक सोने चला जाता है और गरिमा अधर्व के बारे में सोचने लगती है। उधर अधर्व अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर जाकर लेटता है और गरिमा के बारे में सोचने लगता है। उधर बानी भी अधर्व के ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही सुबह हुई, बानी ने अधर्व का पता लगवाया। जैसे ही अधर्व की पूरी जानकारी उसके पास आई, वैसे ही वो अपने पिता के पास गई और बोली कि हमें इस लड़के से शादी करनी है, और अपने पिता के हाथों में अदब की फ़ोटो और पूरी जानकारी दे दी। बानी के पिता का नाम शैलेश कपूर था। शैलेश अपनी बेटी के सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि वो कभी भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किए थे। शैलेश उसके अगले सुबह अदब के घर जाते हैं और पूरे परिवार से मिलते हैं। उन्हें वहाँ देखकर अरविंद और कार्तिक बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर बुलाकर पूरा आदर सत्कार करते हैं। तभी शैलेश रिश्ते की बात करते हैं। तो यह बात सुनकर दादा दादी और कार्तिक खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबका चेहरा उदास हो जाता है। और सागरिका कहती है कि भाई साहब, अभी हम पहले पायल की शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए अभी अधर्व की शादी का सोच नहीं रहे हैं। लेकिन शैलेश को अपनी बेटी की बात पूरी करनी थी, इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, फिर पायल की शादी आप मेरे बेटे गौरव से करवा दीजिए और अधर्व से मेरी बेटी वानी का। यह सुनकर सागरिका खुश हो जाती हैं और अधर्व से बिना पूछे ही हाँ कर देती हैं। जब अधर्व घर आता है तो सागरिका कहती हैं कि हमने तेरी शादी पक्की कर दी है। अधर्व, लेकिन माँ मुझे शादी नहीं करनी अभी। सागरिका, ये बोलना भी मत, तेरी शादी होगी तभी पायल की भी शादी होगी, उस ऊंचे खानदान की बहू बनेगी, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और कोई काम का तो है नहीं तू, कम से कम अपनी बहन के ही काम आ जा। यह सुनकर अधर्व पायल के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है। अधर्व की शादी में अम्मा भी आई हुई थी और वो अधर्व और वानी को बहुत सारा आशीर्वाद दिए जा रही थी। सब बहुत खुश लग रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही शादी की कुछ रस्में होती हैं। उसके बाद दोनों, अधर्व और वानी, अपने कमरे में जाते हैं। अधर्व कहता है
कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊँगा। तभी वानी कहती है कि हाँ, एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं लात नहीं मारती। ये कहकर वानी हंसने लगती है, लेकिन अदर्भ उसे गुस्से में देखता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि गर्मा उसके कमरे के सामने ही चक्कर लगा रही है। तभी अदर्भ उसको जलाने के लिए वापस कमरे में जाता है और बानी के साथ बेड पर सो जाता है और बानी को कहता है कि गेट बंद कर दो। यह सब गर्मा बाहर खड़ी होकर देख रही थी और अदर्भ की बातें सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है। जब अगली सुबह बानी की नींद खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। बानी घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और रेडी होकर नीचे गई। उसने देखा कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अदर्भ नहीं है। जब वो सबसे पूछती है कि अदर्भ कहाँ गया है, तभी कार्तिक बताता है कि अदर्भ कॉलेज गया है। फिर बानी वहाँ बैठकर नाश्ता करती है और देखती है कि गर्मा भी वहाँ नहीं है, तो पूछती है कि भाभी कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही। तभी कार्तिक कहता है कि वो भी कॉलेज गई है। वो अदर्भ और गर्मा दोनों क्लासमेट हैं। यह सुनकर बानी पूछती है कि क्या दोनों साथ गए हैं। सागरिका: नहीं, अदर्भ सुबह 7 बजे ही चला गया था और गर्मा जस्ट अभी गई है। बानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अपने कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन की और बोली, डैड, मुझे अदर्भ के कॉलेज में आज और अभी एडमिशन चाहिए। शैलेश: ओके बेटा, तुम कॉलेज जाओ, मैं तुरंत एडमिशन करवा देता हूँ। उसके बाद बानी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ गर्मा और अदर्भ की पहली क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास थोड़े समय के लिए खाली होता है। तभी अदर्भ भी क्लास के बाहर जाने लगता है तो गर्मा उसे रोक लेती है और बोलती है कि अदर्भ, मेरी बात तो सुनो एक बार। अदर्भ: अब कुछ नहीं है बात करने को, हटो मेरे रास्ते से। गरिमा: प्लीज़ एक बार सुन लो। अदर्भ रूडली तरीके से: बोलो, क्या बोलना है। गरिमा: यार, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। वो पापा को दूसरा हार्ट अटैक आया था और उस हालत में उन्होंने मुझसे कार्तिक से शादी करने को कहा, और जब मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ना ही तुमसे कांटेक्ट करने का कोई दूसरा रास्ता था। यह सुनकर अदर्भ कहता है, अच्छा, तो तुमने दूसरी शादी कर ली। गर्मा: यार, तो मैं और क्या करती। फिर अदर्भ गुस्से में गर्मा की तरफ देखकर कहता है कि 2 महीने की ही तो बात थी, रुक जाती, और कौन से तुम्हारे पापा मर गए। ये सुनकर गर्मा अदर्भ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो अदर्भ। अदर्भ उसके बाद वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी गर्मा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर शांति से रहेंगे। अदर्भ यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और गर्मा से हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मेरे भाई को अब धोखा देने की सोचना भी मत, समझी। वहीं गेट पर खड़ी बानी दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी दूसरी क्लास का समय हो जाता है और सभी स्टूडेंट क्लास में आने लगते हैं। तभी बानी उन दोनों के पास जाती है। वो दोनों भी बानी को देख रहे थे। फिर अदर्भ धीमी आवाज़ में बानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारी बातें सुनकर बानी पहले से ही गुस्सा रहती है, लेकिन जब अदर्भ ये बोलता है उससे, उसके बाद बानी का गुस्सा अदर्भ पे निकल जाता है और कहती है कि क्यों नहीं आना चाहिए था, मेरे आने से आप दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया। यह सुनकर अदर्भ को गुस्सा आ जाता है और बिना कुछ बोले ही बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ खड़ी गरिमा बानी का हाथ पकड़कर कहती है कि बानी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी बानी गरिमा की ओर देखती है और कहती है कि आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी है, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है और अदर्भ के साथ जाकर बैठ जाती है। गरिमा को बानी का अदर्भ के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा और जगह जाकर बैठ जाती है। जब क्लास ख़त्म होती है तो बानी बाहर निकलती है तो देखती है कि हर जगह अदर्भ और गरिमा की बातें हो रही थी। सब लोग कह रहे थे और ये सारी बातें बानी को बहुत परेशान कर रही थी। तभी पीछे से गरिमा आती है और बानी के कानों के पास धीरे से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं, कॉलेज के हर हिस्सों में तुम्हें मेरी और अदर्भ की बिताए हुए पल मिलेंगे। यह कहते समय गरिमा के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। ये बानी देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है, यह सब तुम मुझे क्यों बता रही हो और कहना क्या चाहती हो। फिर गरिमा कहती है कि यही कह रही हूँ कि जिसे तुम मेरा मेरा कहते घूम रही हो ना, वो असलियत में मेरा है
और पहले मुझे लगा था कि मैं उसके बिना रह लूँगी, पर अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और अब उसे मैं फिर से अपना बना लूँगी। बानी, ओह! अच्छा सपना है स्वीटहार्ट। ये कहने के बाद मुस्कुराती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गरिमा कहती है कि ये सपना नहीं है। बानी बिना कुछ बोले और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। तभी गरिमा फिर पूछती है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है? बानी रुकती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरे ऊपर जो कुत्ते भी भौंकते हैं ना, उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है और तुम तो। ये कहकर बानी मुस्कुराती है और ये सुनकर गरिमा बहुत गुस्से में आ जाती है और बानी की तरफ बढ़ने लगती है। उतने में वहाँ अधर्व आ जाता है और दोनों उसे देखकर चुप हो गए। वहाँ आकर अधर्व गरिमा को जलाने के लिए बानी से कहता है कि चलो, अगर घर चलोगी तो। यह सुनकर बानी समझ जाती है कि अधर्व ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये पूछते समय उसकी नज़र बानी पे नहीं बल्कि गरिमा पे थी। तभी गरिमा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी। यह सुनकर अधर्व कुछ नहीं बोलता है। तभी वानी कहती है कि हाँ, आइए ना, चलिए हमारे साथ। तीनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं और घर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि कार्तिक बहुत तैयार होकर खड़ा है। अधर्व जाकर पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? तभी कार्तिक कहता है कि हाँ, मैं बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ये कहते समय उसकी नज़र गरिमा पर रहती है, लेकिन गरिमा कार्तिक से कुछ नहीं कहती है और अंदर चली जाती है। तभी वानी कहती है, भाई लगता है भाभी आपके जाने से दुखी हो गई हैं। जाओ ना, जाने से पहले मिल लो एक बार। यह सुनकर कार्तिक घर के अंदर चला जाता है। तभी अधर वानी की तरफ नाराज़गी से देखता है और कहता है कि तुम सब जान चुकी हो ना। वानी, क्या? अदर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कुछ नहीं। बानी, हाँ जान चुकी हूँ। अदर फिर पीछे खड़ी बानी को देखता है और उसके पास आता है और पूछता है कि फिर तुम मेरे भाई का मजाक उड़ा रही थी। यह सुनकर बानी को गुस्सा आ जाता है। फिर वानी कहती है कि हमें गलतफहमी हो गई थी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपसे हमने शादी कर ली। अदर, बिल्कुल सही बोला तुमने। वानी, हाँ वैसे भी जो अपने सगे भाई को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद वानी वहाँ से जाने लगती है। तभी अदर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है और बहुत गुस्से से उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ रहता है। वानी, अदर हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। अदर फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है। उतने में कार्तिक जाने के लिए अपना बैग लेकर नीचे आता है और उसको आता देखकर अदर बानी का हाथ छोड़ देता है। अदर, अरे भाई, आप जाने के लिए रेडी भी हो गए? चलो मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। कार्तिक, हाँ चल। बानी, भाभी भी जाएंगी ना आपको छोड़ने? कार्तिक, नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बानी, अच्छा, तो भाई हम चलते हैं। वैसे भी इसी बहाने थोड़ा समय भी अदर के जी के साथ बिता लेंगे। यह सुनकर कार्तिक मुस्कुराता है और कहता है, जी मैडम चलिए। बानी कार्तिक और अदर के साथ जाती है। ये देखकर गरिमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और भागते ही अपने कमरे में जाती है और कहती है कि ये बानी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताने मारने की। अब इसको मैं बताऊंगी। उधर अधर्व और बानी कार्तिक को छोड़कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। दोनों को आते आते शाम हो गई थी। तभी गाड़ी रुकती है और अधर नीचे उतरकर चेक करता है, पर गाड़ी उससे ठीक नहीं होती है। तभी वानी नीचे आती है और कहती है कि क्या हुआ? अधर, गाड़ी खराब हो गई है, अब हमें किसी को बुलाकर मदद लेना होगा। वानी, तो गरिमा को बुला लीजिए, सब ठीक कर देंगी। अधर उसकी तरफ एक तंग भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? वानी, हम बस ये चाहते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मैं बनूं। अदर, तुम अब ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो। वैसे भी अब मैं उसका नहीं होने वाला। अब शादी हो तो गई है तुमसे, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वानी अदर के पास आती है और गाड़ी के अंदर देखने लगती है और फिर अदर की तरफ देखकर कहती है कि वो तो वैसे भी आप मेरे ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी अपनी चीज़ों पर किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर मुस्कुराती है। उसको मुस्कुराता देखकर अदर कहता है कि मुस्कुरा क्यों रही हो? तभी वानी कहती है कि हमने कहा था ना, आपको हमारे रहते हुए आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर, मतलब? वानी,
मतलब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? चलिए। यह कहकर बानी गाड़ी में बैठ जाती है। वो देखती है कि अदर्भ वहीं खड़ा है। फिर वो बोलती है कि ओ पिया मोरे, अब आपको भी उठा कर लाऊं क्या? अगर हाँ तो बोलिए, मैं लेने आती हूँ। यह सुनकर अदर्भ एक बड़ी सांस लेता है और धीरे से मुसीबत कहकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि गरिमा वहीं हॉल में बैठकर दोनों का इंतजार कर रही है। बानी और अदर्भ को देखकर वो खड़ी हो जाती है। गरिमा अदर्भ के पास आकर कहती है कि तुम लोग आ गए। वो मुझे लग रहा था कि इतना अंधेरा हो गया है और तुम लोग अभी तक नहीं आए हो। बानी: ओह, तो आपको हम दोनों की टेंशन हो रही थी। नहीं भाभी, हम ठीक हैं। हम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे, इसलिए हम लोग लेट हो गए। यह सुनकर गरिमा अदर्भ की ओर देखने लगी, लेकिन अदर्भ बानी का यह झूठ सुनकर उसे ही देखे जा रहा था। अदर्भ का बानी का यूं देखना गरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद बानी अदर्भ से कहती है कि हम आते हैं रामू किचन में क्या बना रहा है ये देखकर। अदर्भ: ठीक है, मैं कमरे में रेस्ट करने जा रहा हूँ। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अदर्भ पूरी तरह से गरिमा को इग्नोर कर रहा था। तभी गरिमा अदर्भ के पीछे जाती है और अदर्भ को कमरे में जाकर उसके गले से लग जाती है और कहती है कि अदर्भ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत हो। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। यह सब सुनकर अदर्भ उसको झटके से हटाता है और कहता है कि पागल हो गई हो क्या? यार, भाई के बारे में सोचो। क्या कर रही हो तुम ये सब? और बानी बेचारी की क्या गलती है? सारा सच जानने के बाद भी वो तुमसे और मुझसे कुछ नहीं बोली। गरिमा: क्यों सोचूं मैं? और कार्तिक और हमारे बीच तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। सच कह रही हूँ अदर, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। आज तक मैंने कार्तिक को अपने करीब भी नहीं आने दिया। अदर ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कितनी घटिया सोच रखकर तुम चल रही हो। शर्म नहीं आता है क्या तुम्हें? भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचना भी मत, समझी? गरिमा: मुझे वो सब नहीं पता। तुम बस चलो मेरे साथ यहाँ से। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अदर: शट अप और दूर रहो मेरे से, समझी? यह कहकर अदर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देता है। यह सारी चीज़ें दादी वहीं खिड़की पास खड़ी देख रही थी, लेकिन अदर दादी को नहीं देखता है। जब गरिमा बाहर आई तो गरिमा की नज़र दादी पर गई और घबरा गई और कहने लगी कि दादी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। और यह कहकर हंसने लगी। दादी: अच्छा, चलो फिर यह मजाक पूरे परिवार वालों को भी पता चलनी चाहिए। यह कहकर दादी नीचे जाने के लिए सीढ़ी के पास जाती हैं। तभी गरिमा बहुत डर जाती है और सोचती है कि अगर दादी सबको सच सच बता देंगी तो ना उसका साथ अदर्भ देगा और ना ही कार्तिक। और वो जाकर दादी को पीछे से धक्का दे देती है और दादी वहाँ से नीचे गिर जाती हैं। दादी की चीखने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर दादी के पास जाते हैं और सब देखते हैं कि दादी नीचे बेहोश पड़ी हैं। फिर गरिमा भी रोने का नाटक करते हुए वहाँ पर आती है। सारे दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ कार्तिक को पता चलता है कि दादी गिर गई हैं और उनकी हालत बहुत बुरी है, तो वो वहाँ से भागा भागा आता है। तब तक दादी की हालत की कोई खबर नहीं आई थी। अरविंद भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपनी माँ की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अदर्भ खुद भी बहुत दुखी था दादी के गिरने से, लेकिन फिर वो दादू को संभाल रहा था। उधर गरिमा की हालत डर से ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर दादी ठीक हो गई तो उसका सारा सच सबके सामने आ जाएगा और अदर्भ तो दूर, उसे कार्तिक भी नहीं अपनाएगा। दादी की खबर सुनकर पायल और गौरव भी वहां आ गए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्हें देखकर सारे घरवाले डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए और अच्छी खबर आए उसकी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दादी अब नहीं रहीं, हम उन्हें नहीं बचा पाए। यह सुनकर अरविंद गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मैं अपनी माँ का इलाज मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में कराऊंगा। तभी कार्तिक अपने पापा के पास बैठता है और कहता है कि पापा, संभालिए अपने आप को। सब बहुत दुखी थे और दादू तो बिल्कुल मायूस बैठे थे। बानी भी रो रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र अदर्भ पे गई तो उसने देखा कि अदर्भ बहुत बुरी तरह से टूटा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बानी अदर्भ के पास गई और उसके पास बैठी और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोली कि दादी नहीं रहीं,
लेकिन वो आपको इस तरह से नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए प्लीज़ आप संभालिए अपने आप को। फिर अधर बानी की तरफ देखता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। बानी उसे बहुत समझाती है कि संभालिए, लेकिन बानी के गले लगकर अदर्भ रोए ही जा रहा था, क्योंकि उसे बानी की बाहों में अपनापन मिल रहा था, जो पल वो हमेशा से चाहता था। थोड़े समय बाद गरिमा की नज़र उन दोनों पर पड़ी और वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में उनके पास आ गई और बोली, अदर्भ संभालो अपने आप को। उसके बाद गरिमा बानी के हाथों से अदर्भ को छुड़ाकर अपने हाथों में पकड़ लेती है और वहीं अदर्भ के सामने बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर बानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसे वक्त पर तमाशा करना नहीं चाहती थी और बानी वहाँ से उठकर चली जाती है और पायल और पूरे परिवार का साथ देती है। अदर्भ उस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। फिर सब दादी को लेकर वहाँ से गए और उनकी दाह संस्कार किए और उसके बाद सब लोग अपने घर गए। दादी के गुजरे हुए कुछ 6 महीने बीत गए थे। उसके बाद सब अपने अपने कामों में जुड़ गए थे। अब सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अदर्भ और दादू अभी भी बहुत दुखी रहते थे। अदर्भ अपने कामों पे भी ध्यान नहीं देता था और इसी कारण अरविंद उस पर गुस्सा रहते थे और कार्तिक अदर्भ को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन सागरिका अरविंद को भी भड़काती रहती थी और खुद भी अदर्भ और बानी को ताने मारा करती थी। दोनों मियाँ बीवी फ्री का बैठकर खाते हैं। यह सुनकर बानी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अदर्भ सच में कुछ नहीं करता है, यह सोचकर वो सुन लिया करती थी। एक दिन बानी सोची कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि दादू और अदर्भ दोनों ठीक हो जाएं। वो दोनों को अपने वृद्धाश्रम ले जाती है और अदर्भ को अम्मा से मिलवाती है और वहाँ कुछ बूढ़े रहते थे, तो दादू को उन सबसे मिलवाती है और कहती है कि दादू, ये सारे आपके मित्र हैं आज से। यह सुनकर दादू बानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद बेटा। फिर वहाँ से बानी अपने काम में जुड़ जाती है। कुछ समय बाद बानी जाकर देखती है तो वहाँ दादू खुलकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। फिर बानी भी मुस्कुराते हुए वहाँ जाती है और कहती है कि क्या बात है दादू, आपने तो मतलब बहुत सारे मित्र बना लिए, वो भी कुछ ही समय में। यह सुनकर दादू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच में बहुत खुश हो गया हूँ और यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उतने में वहाँ अधर्व आता है और बानी के पीछे खड़े होकर कहता है कि हाँ बानी, दादू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बानी मुस्कुराकर अधर्व की तरफ घूमकर कहती है कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर अपनी नज़रें नीची कर लेता है। तभी दादू कहते हैं कि बानी बेटा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है। यह सुनकर अधर्व बानी से कहता है कि हाँ दादू का मूड भी अच्छा हो जाएगा। बानी, लेकिन अधर्व जी, वो पापा जी गुस्सा हो जाएंगे और दादू यहाँ पर जब चाहें तब आ सकते हैं और अपने मित्रों से मिल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी को बताकर नहीं आए हैं। लेकिन अधर्व देखता है कि दादू वहाँ पर बहुत खुश हैं, इसलिए अधर्व बानी को कहता है कि मैं सबसे बात कर लूँगा, तुम चलो मेरे साथ और दादू को रहने दो। ये कहकर अदर्भ बाहर की ओर निकल गया और उसके पीछे बानी भी सबसे अलविदा लेकर वहाँ से निकल गई। दोनों घर जा रहे थे तो अदर्भ बानी से बोलता है कि यार, तुमने जो आज किया है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। और ये कहने के बाद अदर्भ मुस्कुराने लगता है। अदर्भ की होंठों पर मुस्कान देखकर बानी भी मुस्कुराती है और कहती है, हम बहुत खुश हैं कि मेरी वजह से आपको कुछ खुशी तो मिली। काश हम आपकी सारी खुशियाँ आपके लिए ला सकते। यह बोलते वक्त बानी की नज़रें बिल्कुल अदर पर ही थीं। अदर बानी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर आगे देखने लगता है और अपना हाथ बानी की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि चलो, आज से हम दोस्त बन जाते हैं। बानी उन हाथों को अपने आगे से झटक के हटाती है और कहती है कि चलो हटाओ अपना हाथ। अगर दोस्ती ही करनी होती तो मैं तुमसे शादी करने के लिए इतने पापड़ क्यों बेलती। चलो जाओ, नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। यह सुनकर अधर्व मुस्कुराता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। आते आते शाम हो गई थी। सागरिका वहाँ आई और पूछने लगी कि पिताजी कहाँ हैं। अधर्व कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे करके वहाँ चुपचाप खड़े हो गया। फिर बानी बोली कि दादू हमारे साथ वृद्धाश्रम गए थे और वहीं कुछ दिनों के लिए रह गए। यह सुनकर सागरिका अरविंद को बुलाती हैं और बोलती हैं
कि देखिए आपके पिताजी को इन लोगों ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। यह सुनकर अरविंद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अदर पे गुस्सा करने लगता है। तभी वानी कहती है कि दादू खुद रुकना चाहते थे पापा। अरविंद, शट अप लड़की, एक तो तुम मेरे पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ दी हो और मुझे बोल रही हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? यह सुनकर अदर्व कहता है कि डैड, वानी ने कुछ नहीं किया है। वो बोल रही थी कि डैड को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ही कहा कि रहने दो, दादू खुश हैं वहाँ। और डैड, आप भी जाकर वहाँ देखना, दादू बहुत खुश है। यह सुनकर अरविंद देखता रह गया, क्योंकि आज तक अदर्व अरविंद से ऐसे कभी बात किया ही नहीं था। फिर वो वहाँ से वानी का हाथ पकड़कर ऊपर अपने कमरे में चले गए। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में।